हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर्स जंक्शन बाय लवली। कैसे हैं आप सभी। मेरे इस चैनल पर आपको टीचिंग से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने यूपीएलटी ग्रेड, डब्ल्यूपीएसएससी असिस्टेंट टीचर एंड बीपीएससी टीआरई का अगर आपने फॉर्म भरा हो तो आप सभी जानते हैं कि इन तीनों एग्जाम्स में एक चीज़ जो कॉमन है वो है जीके जीएस का सिलेबस। जी हाँ, तीनों ही एग्जाम्स में आपको जीके जीएस से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलती हैं। अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। जैसे यूपीएलटी ग्रेड में आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस जीके जीएस से आते हैं, डब्ल्यूबीएसएससी में अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस एंड सेम में बीपीएससी टीआरई में भी 30 to 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको जीके और जीएस से देखने को मिलते हैं। जीके और जीएस का सिलेबस हम सभी जानते हैं कि कितना वास्ट है और 30 to 40 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जीके जीएस स्पेशल क्लासेस। अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम वही टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे हर एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चंस 100% बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि आप स्लाइड देख सकते हो कि आज हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, और यहाँ से सारे ही एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आई होप कि आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा। जितना हो सके अभी क्लास के साथ ही आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन पर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पृथ्वी पर हजारों सालों पहले काफ़ी जगहों पर सिविलाइजेशंस बनना स्टार्ट हो गई थी। सिविलाइजेशंस मीन्स कॉलोनीज बनना जो है वो शुरू हो चुका था, और यही कारण है कि हमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। इन सभी सिविलाइजेशन में आप एक चीज़ कॉमन नोट कर सकते हो कि जितनी भी ये सिविलाइजेशंस हैं ये नदियों के किनारे ही बसा करते थे। जितने भी लोग हैं वो नदियों के किनारे ही बसा करते थे। इसका एक मेन रीज़न ये है कि नदी यानी रिवर उनके लिए सोर्स था फूड का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी, क्योंकि वो नदी को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते थे, ट्रेडिंग के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत ज़रूरी था। एंड रिवर का जो बेसिन होता है उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो इसीलिए लोग इन सभी जगहों पे जो नदियों के किनारे थे वहाँ पे बसा करते थे, एंड यही एक रीज़न है कि नदी के किनारे हम ये सारी सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे जो है वो बसी हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि यह सिंधु नदी के किनारे यानी इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ग्रो कर रही थी उस वक्त काफ़ी अदर सिविलाइजेशंस जो है वो भी पाई जाती थी, जैसे कि चाइना की सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर के किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे बसा हुआ था, एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे या जिसे नाइल नदी कहते हैं उसके किनारे बसा हुआ था। कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से हमें यह भी देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाकी अदर जो सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ ट्रेडिंग भी हुआ करती थी, यानी कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इनके बीच में ट्रेड जो है वो हुआ करता था। ऐसे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे बसा था। हिंदी में इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इंडस रिवर को सिंधु नदी कहते हैं। अब क्या आप बता सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ये जो नाम है ये इसका क्यों पड़ा, क्यों ये नाम इसे दिया गया?
तो बात ऐसी है कि जब इस सिविलाइजेशन की खोज हो रही थी तो जो सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम इसी साइट के ऊपर पड़ा, इसी जगह के ऊपर पड़ा, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक। यह सिविलाइजेशन 3300 से लेके 1300 BCE तक देखने को हमें मिली। इस वक्त ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। इसके साइट्स की अगर हम बात करें या एरिया की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के एरिया तक फैला हुआ था। मेजर साइट्स की अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड मेजर साइट्स थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप इजीली इसे देख पाओ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आता है प्री हड़प्पन फेज़, ठीक है, जो कि अराउंड 7000 से लेके 5500 BCE तक चला था। देन आता है अर्ली हड़प्पन फेज़ जो कि 5500 से 2600 BCE तक चला था। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन फेज़ 2600 से 1900 BCE तक मैच्योर हड़प्पन फेज़ हमें जो है वो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आया लेट हड़प्पन फेज़ जो कि 1900 से 1300 BCE तक देखने को मिलती है। एंड देन वी हैव द लास्ट पोस्ट हड़प्पन फेज़ which was from 1300 BCE to 300 BCE। आखिरी फेज़ था पोस्ट हड़प्पन फेज़ जो कि 1300 BCE से 300 BCE तक देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने बात किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो है ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया इन एरियाज़ तक ये फैला हुआ था। बट एक्चुअली इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये एक्सटेंट क्या था वो इस स्लाइड से हम समझते हैं। आप बिल्कुल इसी तरीके से एक डायग्राम इसका जो है वो बना लीजिएगा, सेम इसी तरीके से बनाइएगा जिससे आपको लर्न करने में बहुत ईजी होगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो पहले इसका जो माना जाता था वो है रोपर जो कि सतलज नदी के किनारे था पंजाब में। बट अभी रीसेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ में ये मांडा, चेनाब नदी के किनारे जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ तक फैला हुआ है। साउथ की अगर हम बात करें तो अर्लियर ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग भागतारफ जो कि किम नदी के किनारे था गुजरात में, वहाँ इसका एक्सटेंट माना जाता था। बट रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इट इज़ दायमाबाद प्रवार नदी के किनारे और इन महाराष्ट्र। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में इट इज़ आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर हिंदन नदी के किनारे इन यूपी, उत्तर प्रदेश। एंड वेस्ट में इट वाज टिल सुक्ता गेंदौर जो कि आपका दक्ष नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो रीजन है सुक्ता गेंदौर ये ईरान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है। सुक्ता गेंदौर इज in the west to Alamgirpur in the east and from Manda in the north to Daimabad in the south। ये था पूरा एक्सटेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लीजिएगा एंड ध्यान दीजिएगा रिवर्स का नाम लिखना मत भूलिएगा बिकॉज आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे कि कौन सा हड़प्पन साइट किस नदी के किनारे बसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि दायमाबाद किस नदी के किनारे था या फिर दायमाबाद किस स्टेट में है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था या फिर ये किस स्टेट में है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुक्ता गेंदौर जो है वो किन दो स्टेट्स के बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड ईरान। तो इस तरीके से आपको जो है वो स्टडी करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। मेजर डेवलपमेंट्स, आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स इसकी डिस्कवरी से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, चलिए उसे हम समझते हैं। सो 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवरी किया था हड़प्पन सील का,
For the very first time, Harappan seal was discovered in 1875 by Alexander Cunningham. उन्होंने हड़प्पन सील को खोजा था, उसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने 1875. Then 1921 में दयाराम साहनी ने इनिशिएट किया था एक्सकैवेशंस एट हड़प्पा, मेकिंग द फर्स्ट सिस्टमैटिक dig of the site. Excavation also commenced at मोहनजोदाड़ो. यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की जो साइट है वो और मोहनजोदाड़ो ये जो सिटी है, इन दोनों की जो डिस्कवरी है ये दयाराम साहनी ने 1921 में इन्होंने की थी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. Then 1925 में R.E.M. Wheeler he conducted excavations contributing significantly to the understanding of its urban planning. तो 1925 में R.E.M. Wheeler ने कंडक्ट किया था excavations so that वो समझ सके जो अर्बन प्लानिंग इस टाइम पे की जाती थी, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है अपने टाउन प्लानिंग सिस्टम या अर्बन प्लानिंग सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसकी स्टडी इन्होंने की थी. 1948 में S.R. राव इन्होंने जो है वो लौतहाल में डिस्कवर किया था डॉकयार्ड एंड ट्रेड लिंक्स. तो इन्होंने लौतहाल में डॉकयार्ड एंड ट्रेड लिंक्स जो है ये इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था 1946 में S.R. राव ने. देन 1955 में B.B. लाल एंड B.K. थापर इन्होंने एक्सकैवेशंस किए थे कलीबंगन में, और वहाँ पे इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फायर अल्टर से जुड़ी हुई एविडेंसेस या फाइंडिंग्स देखने को मिली थी. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रेफरेंस एंड फायर अल्टर्स देखने को मिले थे. तो आंसर हो जाएगा कलीबंगन. ओके. उसके बाद 1986 में R.S. बिष्ट ने इनिशिएट किया था एक्सकैवेशंस एट ढोलावीरा. यानी कि R.S. बिष्ट ने इन्होंने एक्सकैवेशंस किया था ढोलावीरा में, और वहाँ पर उन्हें यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो इनके द्वारा किया जाता था उसके बारे में देखने को मिलता है. सो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशंस में डैम्स भी बनाए जाते थे, उन्होंने डैम्स के रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं. तो इसकी डिस्कवरी की थी R.S. बिष्ट ने. Okay, so let's move on to the next slide. Now, major sites and its features. तो कौन कौन सी मेजर हड़प्पन साइट्स थी एंड उनके क्या क्या फीचर्स थे, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये वाली स्लाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट साइट इज़ द हड़प्पन साइट. कहाँ लोकेटेड है ये? पाकिस्तान में. इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में. यहाँ पे कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलती है? तो यहाँ हमें रेड सैंडस्टोन मेल टोरोस, स्टोन सिम्बॉल्स ऑफ लिंगम, ग्रेनरीज एंड मदर गॉडेस का जो आइडियल था, स्टैचू था, ये हमें हड़प्पन साइट से देखने को मिलती है. हड़प्पन साइट्स में इन सभी चीज़ों को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन सबसे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि कौन सी हड़प्पन साइट्स में आपको मदर गॉडेस के आइडल देखने को मिलती हैं, या फिर रेड सैंडस्टोन मेल टोरोस किस हड़प्पन साइट से एसोसिएटेड है. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट वी हैव मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में लोकेटेड था. इसकी डिस्कवरी R.D. बैनर्जी ने 1922 में की थी. मोहनजोदाड़ो अपने टाउन प्लानिंग, साइटेडल्स, ड्रेनेज सिस्टम and most importantly great bath, dancing girl and पशुपति सील के लिए फेमस है. अगेन आई एम रिपीटिंग, मोहनजोदाड़ो टाउन प्लानिंग, साइट एडल्स, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील के लिए फेमस है. यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पाई जाती थी या डिस्कवर की गई थी.
सो यू कैन सी एवरीबडी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ का पिक्चर है जो कि मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर की गई थी। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेट बाथ जो है ये कौन से हड़प्पन साइट से एसोसिएटेड है। तो आंसर विल बी मोहनजोदाड़ो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आएंगे एंड इस तरीके से आपको उनको आंसर करना है। ओके, सो आवर नंबर 3 इज़ धोलावीरा। धोलावीरा का जो नाम है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। यानी धोलावीरा जो है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और इंडिया का ये 40th नंबर का प्लेस है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसने स्थान प्राप्त किया है। धोलावीरा जो है ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो धोलावीरा इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड ब्रिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर था धोलावीरा में। धोलावीरा में ही हमें एविडेंसेस ऑफ डैम, इरिगेशन, वाटर रिजर्वॉयर एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड एम्बैंकमेंट्स, इनके रेफरेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। अभी हमने पढ़ा कि धोलावीरा में हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनसे जुड़ी हुई एविडेंसेस देखने को मिलती हैं। द टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो बेसिकली धोलावीरा का जो शहर था ये 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड था, अपर, मिडिल एंड लोअर। इट वॉज वॉल्ड सिटी विथ हैवी फोर्टिफिकेशन। तो बेसिकली ये एक शहर था जिसके चारों तरफ काफ़ी अच्छी फोर्टिफिकेशंस की हुई थी, यानी कि घेराबंदी की हुई थी। इसके साथ ही धोलावीरा में हमें मेगालिथ बरियल्स भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव लौथहल। लौथहल में हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिलती है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट भी था। लौथहल जो है ये टाइडल पोर्ट था, दुनिया का सबसे पहला टाइडल पोर्ट था और यहाँ पे शिप्स वगैरह आकर रुका करती थी। इसके एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एविडेंस ऑफ डबल बरियल दैट इज मेल एंड फीमेल, ये भी हमें इसी साइट से देखने को मिलती है। यानी मेल और फीमेल दोनों का जो बरियल है वो देखने को हमें यहाँ मिलता है। उसके रेफरेंस कल्टीवेशन ऑफ राइस जो है ये लौथहल के रंगपुर एक जगह है, वहाँ इसके एविडेंस देखने को मिलती है। इसके साथ ही बीड मेकर शॉप और बीड मेकर शॉप्स जो है यानी बीड्स, ये इसके रेफरेंसेस भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। मॉडल ऑफ बोट्स, आइवरी स्केल एंड कॉटन ट्रेडिंग के लिए जो है लौथहल बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यही कारण है कि लौथहल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। क्यों इसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था? क्योंकि ये अपने कॉटन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यही कारण है कि लौथहल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। इसके साथ ही हमें सर्कुलर बटन सील्स भी देखने को मिलती हैं जिसे हम पर्शियन गल्फ सील भी कहते हैं। राइट नाउ 2 मॉडल्स ऑफ इजिप्शियन ममीज भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। पेंटेड स्टोरी, सैक्रिफिशियल एल्टार्स जो कि लौथहल और कलिबंगन दोनों ही में हमें सैक्रिफिशियल एल्टार्स देखने को मिलती हैं। इट शोज मेडिकल एंड सर्जिकल स्किल्स। राखी गढ़ी लार्जेस्ट IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया में। ऑल्सो क्लेम टू बी द लार्जेस्ट IVC साइट, यानी कि राखी गढ़ी जो है, जितनी भी साइट्स हमने अभी तक डिस्कवर की हैं उसमें राखी गढ़ी जो है ये सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। यहाँ पर हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स की, यानी कि डॉग्स को पाला जाता था। इसके एविडेंस हमें राखी गढ़ी से देखने को मिलती हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था टेराकोटा का, दैट मीन्स इट वॉज द सेंटर ऑफ टेराकोटा। तो सेंटर ऑफ टेराकोटा क्या था या कहाँ था? दैट आंसर विल बी राखी गढ़ी में। इसके अलावा DNA फाइंडिंग्स ऑफ द स्केलेटल हमें राखी गढ़ी से देखने को मिलती है। राखी गढ़ी का डिमाइस जो है ये ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण राखी गढ़ी का जो डिक्लाइन है वो हुआ था अराउंड 2000 BC के आसपास। नेक्स्ट वी हैव चुन्हादारू। इट वॉज नोन फॉर अगेन कॉटन टेक्सटाइल और इसी वजह से इसे लैंकशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लैंकशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? एंड द आंसर विल बी चुन्हादारू। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी लौथहल। ओके,
सो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, आपको याद करना है। चलिए, तो चुना तारों में साइटेडल्स जो है हमें वो देखने को नहीं मिलते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी सभी जगह हमें साइटेडल्स देखने को मिलते हैं, बट चुना दाड़ो जो साइट है यहाँ से हमें कोई भी साइटेडल्स के एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। चुना दाड़ो में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स जो है ये पाया जाता था। कलीबंगन में हमें वेल्स देखने को मिलते हैं, एविडेंसेस ऑफ वेल्स, यानी कुआं देखने को मिलता है, वहाँ पर उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि वेल का जो एविडेंसेस है ये कहाँ पे हमें किस साइट में देखने को मिलता है। आंसर विल बी कलीबंगन। इसके साथ ही यहाँ पर हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग भी देखने को मिलती है। अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड्स एंड फायर अल्टार्स, यानी एग्रीकल्चर एंड फायर अल्टार्स के जितने भी रेफरेंसेस है वो हमें कलीबंगन से देखने को मिलती है। Birrana, which is now considered to be the oldest Indus Valley civilization site, it dates back to around 7500 BCE, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पुराना साइट है वो है बिराना, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। कितना पुराना है ये? तो 7500 BCE में ये जो है 7500 BCE में ये पाया जाता था हमारा बिराना साइट। ये 7000 BC में पाया जाता था। इससे पहले जो सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट माना जाता था वो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। सो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अर्लियर बिराना से पहले कौन सा ऐसा हड़प्पन साइट है जो सबसे ज़्यादा पुराना था या ओल्डेस्ट था, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आंसर विल बी मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। पर अगर आपसे करंट का पूछेगा कि एट प्रेजेंट कौन सा हड़प्पन साइट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, देन योर आंसर विल बी बिराना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कुछ हड़प्पन साइट्स है एंड उसके बगल में रिवर का नाम लिखा हुआ है कि ये किस रिवर के किनारे या किस नदी के किनारे बसे हुए थे। सो हड़प्पा ये जो साइट है ये रवि नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदाड़ो इट वॉज बिसाइड इंडस रिवर। अच्छा, मोहनजोदाड़ो को हम माउंट्स ऑफ डेड भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लोथल भोगावा रिवर के किनारे बसा हुआ था गुजरात में, ऑल्सो मीन्स माउंट्स ऑफ डेड लाइक मोहनजोदाड़ो। धोलावीरा खादीर बेट आइलैंड इन द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, इसके किनारे ये बसा हुआ है। राखीगढ़ी ऑन घाघर एंड हाकरा रिवर बिसाइड हरियाणा इन हरियाणा। चुन्हादाड़ो ये भी इंडस रिवर के किनारे ही बसा हुआ था। एंड कलीबंगन यह भी घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ था राजस्थान में। हियर कलीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स। ओके, नाउ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत है वो कैसे हुआ था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो मानी जाती है वो है कि इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ था, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस जो हैं वो है ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी के सूख जाने से हुआ था। शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न एंड इंक्रीज्ड एरिडिटी को भी डिक्लाइन का एक रीज़न माना जाता है। रिवर शिफ्ट्स एंड फ्लडिंग, नदियों के बहाव में बदलाव जो हुए उसके वजह से भी शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, ऐसा माना जाता है। या फिर ऐसी भी थ्योरीज है कि लोग वहाँ से उन्होंने माइग्रेट कर दिया बिकॉज या तो रिवर सूख गई इस वजह से, या क्लाइमेट चेंज हुआ इस वजह से, या फिर नदी जो है उसने अपना फ्लो चेंज कर दिया इस वजह से। ऐसा भी माना जाता है कि रिपीटेड फ्लड्स की वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। इसके साथ ही इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड रिसोर्स डिप्लीशन को भी एक रीज़न माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत का। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल अनरेस्ट एंड माइग्रेशन, इसे ये कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है जिस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, वो है आर्यन इन्वेशन की थ्योरी, इन्वेशन ऑफ द आर्यंस। आर्यन इन्वेशन थ्योरी भी है, आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो है ये भी है, बट इसको उतना
रिलायबल नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था और जो आर्यंस ने इन्वेशन किया था, इन दोनों के बीच का जो टाइमलाइन है वो एक्चुअली मैच नहीं करता है। इसी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और इसे उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। बट ये जो दो रीज़न है, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड रिसोर्स डिप्लेशन, इन चीज़ों को बहुत फ़िलहाल माना जाता है कि शायद इसी वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप अपने नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए बहुत सारे MCQs भी लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए like, share and subscribe the channel so that you can get all my videos on time. Thank you so much for watching. Thank you everyone.